हमारा आज का पॉडकास्ट डॉक्टर तमन्ना और डॉक्टर ज्योत्सना के साथ में। मेरे को बायोलॉजी में भी बॉटनी सबसे टिपिकल लगती थी। बायोलॉजी के अंदर भी बॉटनी। हाँ, उसमें क्यों टफ लगता था बॉटनी? क्योंकि एनिमल किंगडम तो मेरा एकदम ऐसे मतलब उन टक्कर होती है ना, वैसे चलता था मेरा उसके साथ। सबसे बड़ा मुझे पसंद ही नहीं है वो चैप्टर। जब अपन एग्जाम हॉल के अंदर होते हैं, सीट पे होते हैं, पेपर अपने सामने होता है, वहाँ पे आपने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए? मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद होता था और मैं उसको कितना भी सॉल्व कर लूँ, मुझे क्वेश्चन एट द लास्ट सारे बन जाते थे उसके। ऐसी बात नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री में मोल, क्योंकि उस पर हजारों का मतलब आपको पेपर को बैलेंस करना आना चाहिए। ऐसी नहीं कि एक चीज़ अगर बिल्कुल डाउनफॉल में चली गई तो उससे पूरा पेपर खराब। उन लोगों के इंटरव्यूज देख सकते हैं जो ऑलरेडी इस फील्ड में सक्सेस हैं। मतलब एग्जाम से एक दिन पहले का दिन कैसा था? टोटली पढ़ाई करी थी या टोटली रिलैक्स हो गए थे? मतलब मेरे को स्टार्टिंग से बायोलॉजी की तरफ इंक्लिनेशन था। आपकी फैमिली में कोई ऐसा था जिसने आपको गाइड किया, फिर आपने सेल्फ डिसाइड किया था? मतलब अगर आप सोचो कि आप एग्जाम से पहले 2 बजे तक पढ़ लो, फिर एग्जाम देने चले जाओ सुबह 8 बजे, तो वो कोई सेंस की बात नहीं। एग्जाम के बाद जब आपका रिजल्ट आया, वो वाला दिन कैसा था, उसके बारे में बताइए। मतलब वो गूज़बम्प्स एक्चुअली दे देती है, क्योंकि हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नीट यूजी सक्सेस स्टोरी पॉडकास्ट के अंदर। आज के पॉडकास्ट के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2 नए गेस्ट। पहले हैं हमारे फ्यूचर डॉक्टर ज्योत्सना बंसल और सेकंड है हमारे फ्यूचर डॉक्टर तमन्ना गुर्जर। तो डॉक्टर तमन्ना, डॉक्टर ज्योत्सना, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपकी पूरी सक्सेस जर्नी की। आपने मेहनत करके, स्ट्रगल करके अपना जो ड्रीम अचीव किया है, वो पूरी जर्नी आज हम आपसे सुनना चाहेंगे। और उस जर्नी से हम चाहेंगे कि जो नीट यूजी एस्पिरेंट है वो मोटिवेट हो, कुछ चीज़ें आपकी जो पॉजिटिव थी वो चीज़ें लें, आप कुछ गाइडेंस भी दें उनको। ओके, अब हम जानना चाहेंगे कि डॉक्टर तमन्ना से स्टार्ट करते हैं। तो डॉक्टर तमन्ना, आप बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? सर, मैं झुंझुनू में एक जगह है जिसको जो खेतड़ी नाम से जाना जाता है, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। और मेरी जर्नी जो थी वो 11th-12th में स्टार्ट हुई थी। 10th के एग्जाम के बाद आपने डिसाइड कर लिया, तो आपकी फैमिली में कोई ऐसा था जिसने आपको गाइड किया, फिर आपने सेल्फ डिसाइड किया था? सर, मेरे जो पापा हैं उनको काफ़ी टाइम से था कि मतलब जो वो डॉक्टर्स को एडमायर करते थे, तो मेरी जो फैमिली के अंदर भी एक दीदी है, तो वो भी काफ़ी टाइम से ऐसे डॉक्टर के मतलब प्रिपरेशन कर रही थी, नीट का ही। तो उसकी वजह से मेरे को भी मतलब मेरे पेरेंट्स को था कि ठीक है, कर लेते हैं। कर लेते, तो मतलब आपको एक तरह से उन्होंने फैमिली फैमिली मोटिवेशन ज़्यादा रहा है आपका, राइट? यस सर। ओके। डॉक्टर ज्योत्सना, आप बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप कैसे स्टार्ट हुई जर्नी? यस सर। सर मैं जयपुर से ही बिलोंग करती हूँ। मैं जयपुर में बॉर्न हुई, यहाँ मेरी स्कूलिंग हुई। और सर जर्नी की बात करें तो मतलब 10th स्टैंडर्ड में जब एग्ज़ाम्स हो गए थे, हमारे एग्ज़ाम्स मतलब हुए ही थे जस्ट, उसके बाद मेरा था कि अब उस टाइम पे होता है कि सबको चूज़ करना होता है। एंड मतलब मेरे को स्टार्टिंग से बायोलॉजी की तरफ इंक्लिनेशन था। था तो पहले से ही? हाँ, तो मुझे बायो पसंद थी। तो एंड मेरे पापा को प्लस था कि उन्हें अब उनका जो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड है उसे डॉक्टर बनाना है। तो इसलिए फिर मैंने बायो ली। एंड मेरी फैमिली में ऑलरेडी काफ़ी डॉक्टर्स हैं, मतलब आपके मेरे फैमिली बैकग्राउंड भी मतलब मेडिकोस का? पूरी मेडिकल में है। मतलब मेरी पूरी फैमिली मेंबर्स ऑलमोस्ट डॉक्टर्स ही हैं। तो फिर तो आपने मतलब 10th के बाद ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे बायो के आगे डॉक्टर बनना है, ये राइट? अब डॉक्टर तमन्ना, आप बताइए कि जैसे आपने 11th में डिसाइड 11th फाउंडेशन से करी थी या फिर आपने 11th-12th स्कूल के रखी थी? सर, मैंने 11th-12th का फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करा था। 11th में आपने फाउंडेशन स्टार्ट कर दिया था यस सर। ऑफलाइन? यस। ओके। और फाउंडेशन के बाद साथ-साथ आप सारे मॉक टेस्ट भी और ये चीज़ें देते रहे आप, यस। राइट? और आपका सिलेक्शन भी 12th के साथ हो गया है। बहुत बिग अचीवमेंट होती है, देखो, एक 12th के साथ सिलेक्शन लेना। लाखों स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है कि उनका 12th के साथ सिलेक्शन हो जाए, ताकि एक तो ईयर ख़राब नहीं हो, दूसरा इतना मेंटल प्रेशर नहीं बने, दूसरा फैमिली पे भी अपन प्रेशर ना बनाए। क्योंकि 1 साल के लिए अलग से कोचिंग करना एक फाइनेंशियली भी, अपने लिए मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरा होता है, राइट? तो डॉक्टर ज्योत्सना, आप बताइए कि आपने 11th-12th फाउंडेशन रखी थी या फिर बोर्ड्स रखी थी? यस सर। 11th स्टार्ट होते ही मतलब मैंने 11th ऑफलाइन कोचिंग जॉइन कर ली थी, तो 11th-12th फाउंडेशन कोर्स में मैंने प्रिपरेशन किया था। फिर विद 12th ही मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था एंड उसमें क्लियर। ओके, मतलब आपने भी 11th-12th फाउंडेशन स्टार्ट कर दी यस। थी, राइट? तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि डॉक्टर तमन्ना, डॉक्टर ज्योत्सना दोनों ने ही 11th के अंदर ये डिसाइड कर लिया था कि हमको नीट यूजी को 12th के ख़त्म होने के साथ ही, जैसे ही बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे उसके तुरंत हमको नीट यूजी क्रैक भी करना है, और 12th के बाद हमको कोचिंग जाने के बजाय मेडिकल कॉलेज में जाना है। और इन्होंने अपना ड्रीम अचीव भी किया, राइट? तो अगर आप 10th 11th क्लास से बिलोंग करते हैं, अभी उसमें स्टडी कर रहे हैं,
और अगर आपका सपना डॉक्टर बनने का है तो अकॉर्डिंग टू देम यू कैन स्टार्ट नाउ. यस You can start from your 11th class. You can start your foundations, right? Because जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना ही जल्दी आप कंप्लीट भी करोगे, यस राइट? ओके. तो डॉक्टर तमन्ना, आप ये बताइए कि जब आपने 11th में फाउंडेशन स्टार्ट कर दिया था, राइट? उसके बाद में जो फर्स्ट मॉक टेस्ट जो लगते कोचिंग के, उनमें आपका स्कोर क्या रहता था? सर जो मेरे शुरुआती मॉक टेस्ट रहते थे उसमें मेरा मतलब 550 के आसपास का स्कोर 550 के आसपास स्कोर रहता था. जो कि मतलब उस टाइम तो था कि ठीक है सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे कट ऑफ 600 के समथिंग जाती थी, तो ऐसे था कि 12th के एंड तक तो मैं मैनेज कर लूँगी कि मैं स्कोर बढ़ा सकते हैं। अच्छा, मतलब 11th में अगर 560 है तो, क्योंकि 12th में भी बाकी है, 1 साल और बाकी है, तो आप में ये आइडिया लगा के चले थे कि अगर मैं इस लेवल से स्टार्ट करती रही तो आगे बनी रहूँगी, राइट? और मेरा ऐसे था कि मैं हर टेस्ट के साथ में इम्प्रूव करती जाऊँ, तो मैं टेस्ट एनालिसिस वगैरह पढ़ती रहती थी। सेल्फ एनालिसिस भी करते थे, मतलब मॉक टेस्ट दे के आ गए, घर पे जो क्वेश्चंस वहाँ पे सॉल्व नहीं हुए थे, उनको घर पे आके सेल्फ सॉल्व भी करना होता है। मैं सर पूरा पेपर जो था वो वापस सॉल्व करती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर अपन किसी भी मॉक टेस्ट को दे रहे हैं, एक तो होता है कि अपन उस चीज़ के लिए दें कि हमने जो कितना पढ़ा है वो पता लग जाए। एक इसलिए दें कि घर वाले बोल रहे हैं, आपको देख के ही आना है। 2 तरीके के सिनेरियो होते हैं मॉक टेस्ट के भी, राइट? तो आपको कहने का मतलब है कि मॉक टेस्ट दीजिए अपनी गलतियों को पकड़ने के लिए और अपने एक रिवार्ड्स भी लेने के लिए कि मैंने 1 वीक में या फिर 1 मंथ में जो पढ़ा, उसका मुझे रिवार्ड्स भी मिला कि मेरे इतने मार्क्स आए और गलतियाँ भी पता लगी कि ये गलतियाँ थी, ये इन फ्यूचर ये रिपीट नहीं करेंगे, राइट? ओके। तो अगर आपको मॉक टेस्ट हो रहे हैं आपकी, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, आप जिस भी मोड में पढ़ रहे हो, अगर मॉक टेस्ट हैं तो प्लीज़ उनको स्किप मत करिए। जैसा कि डॉक्टर तमन्ना बता रही है कि उन्होंने जितने भी मॉक टेस्ट थे सब दिए हैं और उनको स्किप नहीं किया है। चाहे इनिशियल स्कोर आपका कुछ भी हो, राइट? इनिशियल स्कोर से फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मेन बात है कि कंसिस्टेंसी बना के रखो। अब कुछ ऐसा भी हो सकता है, कई बार स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यार अभी तो स्टार्ट ही हुआ है सिलेबस, 1-2 चैप्टर ही तो निकले हैं। बाद में जब ये रिवीजन वाले में आएँगे चैप्टर तब दे लेंगे मॉक टेस्ट, राइट? लेकिन वो जो छोड़ने की आदत है फिर वो आगे तक जाती है। आप शुरू का मॉक टेस्ट छोड़ रहे हो तो हो सकता है बीच में भी छोड़ दोगे, लास्ट में भी छोड़ दोगे, तो एक पूरा सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो मॉक टेस्ट मस्ट है, राइट? यस अब बताइए डॉक्टर ज्योत्सना, आपने मॉक टेस्ट को कैसे लिया था? हाँ सर, जैसे मतलब आपने बोला कि छोड़ने वाली आदत नहीं होनी चाहिए, तो सर वही था कि एक भी टेस्ट मिस नहीं करना। मतलब अगर प्रिपरेशन नहीं भी हुई, जैसे मैं जिस इंस्टीट्यूशन में थी वहाँ पे हर 21 डेज़ के गैप में टेस्ट होता था। 21 मिलियन। हाँ, तो 3 वीक का जैसे हमें गैप मिलता था, उसमें हम जो पढ़ रहे हैं वही उस टेस्ट का सिलेबस होगा। तो अगर जैसे इन केस वो नहीं हो पाया, कुछ बैकलॉग है या फिर कोई क्लास मिस हो गई, तो उसकी वजह से टेस्ट नहीं मिस करना है। मतलब टेस्ट तो देना ही है। फिर अगर मतलब जैसे इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कि अगर मैंने क्लास अटेंड भी नहीं करी तो टेस्ट से नहीं डरना है, टेस्ट से नहीं और डरना है। क्या रहना है। हाँ, स्कोर से एग्ज़ैक्टली कि स्कोर मैटर नहीं करता, आपको वहाँ आप बैठे हो 3 घंटे, तो वहाँ तो वहाँ से भी तो सीखोगे, एग्ज़ैक्टली वहाँ राइट? से आप कुछ सीखो हाँ, एंड फिर उस पेपर को आप सॉल्व करोगे, तो कुछ ना कुछ मतलब वो बेनिफिट ही है, वो ऐड अप ही होगा आपके फाइनल प्रिपरेशन। मतलब मॉक टेस्ट को स्किप नहीं करना है, चाहे आपने वो वाला सिलेबस पढ़ा हो या ना नहीं पढ़ा हो, पढ़ा हो। राइट? हाँ, यस सर। ओके। अब आप तो बाकी एनालिसिस बिल्कुल एनालिसिस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब एनालिसिस के अंदर भी ऐसे होता है कि कई बार अपन कोई क्वेश्चन कर रहे हो तुक्के भी लग जाते हैं, तो कई लोग करते हैं सिर्फ गलत वालों का वापस से आके गलत वाले सॉल्व कर लेते हैं। जो सही वाले होते हैं उनको वो वापस देखते नहीं है, बट कई बार ऐसे होता है अपन तुक्का लगा के हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि भाई अपन ने जस्ट सिर्फ गैस किया, हाँ, और वो तब इधर सही पे होगी। चला गया, लेकिन अब उसको कांसेप्ट नहीं पता अपन को, एग्ज़ैक्ट राइट? इन फ्यूचर वो रिपीट हो सकता है, क्या पता एग्जाम में आ जाए वो कांसेप्ट। हाँ, तो आपको मतलब हर क्वेश्चन का एनालिसिस कांसेप्ट करना है मतलब एनालिसिस करके कांसेप्ट पता लगाना है कि ये कांसेप्ट मुझे आता है या नहीं आता। नहीं आता तो सीखना है, आता है तो अच्छी बात है, राइट? ओके। तो आप लोगों ने मतलब मॉक टेस्ट दिए हैं, स्किप नहीं किए हैं, राइट? तो ये तो सबसे बड़ी बात रही है आप लोगों की। उसके बाद में अब मुझे ये बताइए कि जैसे पूरी जर्नी आपने स्टार्ट कर दी, एक बार से फाउंडेशन की मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया। अब क्योंकि ये लगभग 11th या 12th मंथ की जर्नी है, राइट? अगर आप 11th क्लास को भी लो या 12th क्लास को भी लो, 1 साल तो पूरा कंटिन्यूअस रखना ही है। तो क्या कभी बीच में ऐसा फ़ील हुआ कि हम थक गए हैं, फटीग हो गए हैं, डिमोटिवेट हो गए हैं, कभी ऐसा फ़ील हुआ आपको? मतलब मेरा ऐसा था, मैं 11th में मतलब इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं थी, जो कि मैं एडवाइस नहीं करूँगी कि 11th में सीरियस नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरे 11th के बैकलॉग की वज़ह से मेरे को 12th में थोड़ी दिक्कत भी आई थी। तो मेरा 11th के एंड में जब 12th स्टार्ट हुई थी, तो मेरे को ऐसा था कि यार 11th जो थी वो तो मैंने इतना यूटिलाइज़ नहीं करा था ढंग से। तो मैंने म उस टाइम पे एक बार ऐसे हुआ था, यार मैं किस हिसाब से करूँगी? तो वो वाला पॉइंट जो था थोड़ा डिमोटिवेटिंग था मेरे लिए। तो 11th को हमने हल्का-सा लाइट ले लिया था
कि 12th में देख लेंगे, रिपीट तो होगा ही, कोर्स साथ में पढ़ाएंगे ही, राइट? मैंने ये गलती करी थी, मैं क्लासेस में तो फुल फोकस रहती थी, बट वापस आके जो मॉड्यूल्स वगैरह होते थे मैंने कई वो स्किप कर दिए थे बीच में कि मतलब ठीक है ये वाली एक्सरसाइज छोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट फिर वो बाद में जब टेस्ट वगैरह होता है उनमें दिक्कत आती है, तो वो मैं एडवाइस करूंगी कि वो ना ही करें कि किस चीज़ को स्किप कर दिया अपन ने। मतलब डॉक्टर तमन्ना ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने जर्नी स्टार्ट कर दी है, आपने फाउंडेशन स्टार्ट कर दी है, तो उसको पार्ट्स में डिवाइड मत करो कि ये वाला पार्ट लाइट कर देंगे, यस। आगे वाला थोड़ा और डबल कर देंगे उसमें। मतलब आपको कंसिस्टेंट रहना है, वरना आपको वही चीज़ आगे जाके डबल करनी पड़ेगी, मेहनत डबल हो जाएगी, टाइम कम बचेगा, राइट? तो डॉक्टर तमन्ना का कहना है कि आप किसी भी चीज़ को अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसको फ्रॉम द फर्स्ट डे उसको सीरियसली लेना चाहिए, राइट? मेरे से 11th को लाइटली नहीं लेना है, हाँ, जो कि बहुत बच्चे करते हैं। ओके। और डॉक्टर ज्योत्सना? यस सर, थोड़ा मतलब इसका कॉन्ट्रेरी है। ऐसे मैंने लाइटली तो स्टार्टिंग से नहीं लिया था, क्योंकि फ्रॉम द डे 1 मेरा ऐसे था कि मुझे एक ही बार में सिलेक्शन लेना ही है। मतलब मतलब मैं आपने ओवर सोच रखा था, हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहेंगे, क्योंकि ऐसे नहीं था पर कि एक टारगेट था, एक हाँ, एम बना रखा था कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट से वापस दोबारा नहीं जाना। नहीं जा मतलब हमें ना अपने बैक ऑफ माइंड में भी नहीं आने देना है कि नहीं हुआ तो। हाँ, वरना फिर माइंड लूज हो जाता है। हाँ, सर हम अपने बी ऑप्शन डी सबकॉन्शियस माइंड ऑप्शन के बारे में सोचने नहीं, लगता है, ऑप्शन बी तो देना ही नहीं नहीं, माइंड को। एग्ज़ैक्टली। मतलब ऐसे ही करना है कि हो मतलब ऐसे नहीं कि अब होगा नहीं होगा, वो तो ऑब्वियसली आपकी मेहनत और उस पे लक पे डिपेंड करेगा। बट हमें ये सोचना है कि हमें ऐसे ही पढ़ना है कि होगा। मतलब हमें फर्स्ट के अंदर ही अपन को सिलेक्शन लेना एग्जैक्टली है, राइट? क्योंकि सर तभी मतलब हम फुल फोकस, जैसे तमन्ना ने कहा कि हम कुछ भी छोड़ देते हैं टॉपिक्स या फिर, तो तब हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर मेरे को ये यूनिट टच करनी है, नहीं करूंगी तो बाद में भी मुझे ही करनी है, बैकलॉग होगा, वो एडअप करेगा, फिर वो मेरे स्कोर को इफेक्ट करेगा, तो वो इन ऑल जर्नी को इफेक्ट करेगा। तो स्टार्टिंग से ही मतलब हम अच्छी तरह करेंगे तो वो हम हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो आगे भी सिलेबस कम होगा, बर्डन भी कम होगा, राइट? बजाय नया पढ़ने के उसको उस टाइम हम रिवीजन कर रहे होंगे उस चीज़ का। हाँ, मतलब सर इसमें है कि मतलब डेफ़िनिटली लो पॉइंट्स आते हैं कि अब हमें नहीं पढ़ना, या फिर किसी में स्कोर आया, लो हुआ, तो ऐसा लगेगा कि हम इतना कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा। जैसे मेरे साथ हुआ था कि 1-2 टेस्ट में मेरा स्कोर कम हुआ, फिर मैं ऐसी थी कि मैं इतना तो पढ़ती हूँ और फिर भी कुछ नहीं मतलब ये एक कॉमन चीज़ है, ये हर जी। स्टूडेंट के साथ होता है यस। कि वो 10-10 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं और वही टाइम उन्होंने पहले भी दिया लेकिन स्कोर अच्छा रहा है पहले। वही टाइम अब दे रहे हैं लेकिन अब स्कोर कम नहीं, मतलब कम आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिमोटिवेट हो जाओ, राइट? आप अपनी जर्नी को चालू रखिए, आप अपनी स्टडी को कंसिस्टेंट रखिए। मतलब स्कोर को इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, नहीं देना है। ठीक? और कि स्कोर्स जो होते हैं वो तो टेस्ट के लेवल के ऊपर भी डिपेंड करता है, कई बार हाँ, कई बार इंस्टीट्यूट होता है वो टफ, इंस्टीट्यूट लेवल बढ़ा देता है। और कई बार ऐसा होता है कि अपन ने पढ़ा है बट वो टॉपिक ही थोड़ा टिपिकल है, तो स्कोर्स के हिसाब से अपन जज नहीं कर सकते हैं कि अपन को वो टॉपिक कितना आता है, क्योंकि वो स्टेट ऑफ माइंड पे भी डिपेंड कर रहा होता है। एग्जाम के टाइम पे कई बार ऐसा होता है अपन एग्जाम टाइम में नहीं कर पा रहे होते वो क्वेश्चंस, बट वापस आने के बाद में ऐसा होता है कि हाँ ये तो मुझे आता था, हो जाते हैं। तो वो चलता है, मतलब मॉक टेस्ट में चलता है, लास्ट तक जाते जाते बस उसको इम्प्रूव करना है, मतलब लास्ट टाइम जो करा है वो गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए बस आगे। हाँ, मतलब एक बार जो गलती हो गई है उसको आप लिख लीजिए लि या फिर सॉल्व कर लीजिए, पर वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। और मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है, इसलिए अपन देते हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी या फिर जो भी अपन वर्ड यूज़ करते हैं, वो रखते भी इसीलिए कि बच्चों को टाइम टू टाइम उनकी गलतियाँ पता लगती रहे। अभी 1 महीना पढ़ाया उन्होंने, ये 4 टॉपिक, ये 4 चीज़ें पढ़ी, उसमें 20 कंसेप्ट पढ़े, तो 20 में से उनको कितना कंसेप्ट याद है, कितनी मिस्टेक कर रहे हैं, तो वो पता लगती रहती है टाइम टू टाइम। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यार मॉक टेस्ट क्या देना है, सिलेबस को जितना रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा याद होगा और लास्ट टाइम पे हम सब कुछ कर देंगे, लेकिन बीच में जितनी भी गलतियाँ होनी थी वो फिर एग्जाम में होंगी, हाँ, मतलब राइट? जो भी गलती है वो पहले ही हो जाए, हाँ, तो एग्ज़ाम के लिए कुछ बचे ही ना। हाँ, तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है मॉक टेस्ट का, राइट? यस। तो जैसा कि डॉक्टर जोशना और डॉक्टर तमन्ना ने बताया कि अगर आप सोच रहे हो कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मॉक टेस्ट ना दें, जितना हो सके उतना रिवीजन करें और बजाय मॉक टेस्ट की प्रिपेयर करने के हम चीज़ों को रिवाइज ज़्यादा करें, तो आप ये गलती मत करिए, क्योंकि मॉक टेस्ट देना एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है आपकी स्टडी के अंदर। जितना आप मॉक टेस्ट दोगे, उतनी ही आपको खुद की गलतियाँ पता लगेंगी और खुद की गलतियाँ पता लगने का ये मतलब नहीं कि डिमोटिवेट हो जाए। मॉक टेस्ट का मेन एम ही होता है कि आपको आपकी गलती बताना और वो बताना कि इसको वापस रिपीट मत करना, राइट? तो मतलब अगर आप फाउंडेशन क्लासेस कर रहे हैं और मॉक टेस्ट आपके चल रहे हैं, तो प्लीज़ मॉक टेस्ट को स्किप मत कीजिए, उनको लगातार दीजिए, ओके? तो मैं अब नेक्स्ट ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आप लोगों ने पूरे मॉक टेस्ट दिए हैं, चीज़ें कंसिस्टेंट रखी हैं आप लोगों ने, और जब 11th पूरी हो गई, अब 12th के लिए भी आप आ गए हो, तो
आपको कब लगने लगा कि अब सिलेबस इतना हावी हो चुका है कि इसको रिवाइज़ कर पाना शायद लास्ट टाइम पे रिवीजन नहीं हो पाएगा इसका? बीच में कभी ऐसा लगा कि इतना सारा सिलेबस कैसे याद रखूँगा? वो बीच में जैसे 12th का पहले ऐसा होता है कि 11th का सिलेबस खत्म होते के साथ 12th स्टार्ट हो जाती है। तो एक बारी के लिए जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह भी होते हैं वो 11th को थोड़ा साइड में रख देते हैं कि वो लास्ट में देख लेंगे। अभी 12th पे तो फोकस करते हैं। तो उसमें भी यही है कि बैकलॉग हो गया तो ठीक है, बट आगे की चीज़ को जो चल रहा है अभी उसको तो ढंग से कर लो। और जैसे रिवीजन की बात आ जाती है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस, जैसे कईयों का 11th जो होता है वो वीक में रह जाता है। तो उनको ये डर रहता है कि मेरी 11th अभी भी डर में है, तो उसके चक्कर में वो 12th को ढंग से नहीं करेंगे फिर। तो ऐसा होता है कि 12th का सिलेबस जो होता है यूजुअली जल्दी ही खत्म हो जाता है फाउंडेशन कोर्स के बच्चों के लिए। तो काफ़ी बीच में गैप हो जाता है, लाइक 6 महीने तक का भी गैप रहता है। 6 महीने तक 11th को टच भी नहीं किया है। तो वो ऐसे है कि बस लास्ट में उनके जैसे रिवीजन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार, तो उसमें मॉक टेस्ट फिर से हेल्प में आ जाता है। क्योंकि अपन टेस्ट दे रहे हैं तो अपन एक्टिव रिकॉल कर रहे हैं। तो जो आता है कम से कम वो वापस अपने आप रिवाइज़ हो जाएगा अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो। तो वो मतलब 2 तरीके से हेल्प कर देगा। एक तो स्पीड बढ़ती है टेस्ट देने से, और क्वेश्चन सॉल्व कितने टाइम में करना है उसका भी एक मेजरमेंट आ जाता है। अपन मतलब ये नहीं कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 मिनट खराब कर दिए। तो मेरी रिवीजन स्ट्रैटेजी में तो मतलब टेस्ट ही मेन थे। मतलब टेस्ट देते मतलब एक आपका तरीका था कि रिवीजन करना है किसी चीज़ का तो उस टॉपिक का टेस्ट उठा लो। हाँ। उस पर्टिकुलर टॉपिक का, चैप्टर का आप टेस्ट उठा लो, उसके सारे क्वेश्चंस लगा लो। और ये बात सच भी है कि माइंड सब कुछ एटलीस्ट उसको रिवाइज़ कर भी लेता है। आप किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो उसका मतलब है कि उससे रिलेटेड जो भी डाटा है आपके माइंड में सब रिकॉल होगा ही होगा। उससे मुझे आइडिया लग जाता था कि मुझे ये टॉपिक्स तो आते हैं, तो मुझे उन पे ज़्यादा टाइम लगाना ही नहीं है कि मेरे को उन पे ज़्यादा इन्वेस्ट होकर मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। जो मुझे नहीं आता मैं सिर्फ़ फिर वो चीज़ें रिवाइज़ करती तो हूँ। मतलब फ़िल्टर कर लो कि ये सारी चीज़ें तो मेरी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं, ये कांसेप्ट मुझे अच्छे से आ चुके हैं और जहाँ मुझे इन चीज़ों में दिक्कत है, ये कांसेप्ट मेरे वीक है, उन पे फिर फ़ोकस करके उनको ज़्यादा करना। ओके। तो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि जब आपकी ये जर्नी चल रही थी, नीट यूजी की आपकी तैयारी की, तो बीच में आप लोगों जैसे कई बार फेस्टिवल्स भी होते हैं, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, तो आप लोगों ने इन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया है या फिर सिर्फ़ अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस किया, इन चीज़ों को बिल्कुल भी बायकॉट कर दिया? मैंने तो करा था। बायकॉट? नहीं, बॉयकॉट नहीं करा था, मैंने सब सेलिब्रेट करा। सब सेलिब्रेट किया है मतलब जो भी फेस्टिवल था आपने? सर ऐसे था कि फेस्टिवल्स तो सेलिब्रेट होते हैं और फिर जो भी लोग घर से रह के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनका तो ये है कि अगर घर पे हैं हाँ, अगर घर पे हैं तो तो बनता भी है। तो सर वो नेचुरली सेलिब्रेट हो गई। और सर वैसे ना सही होता है, मतलब अगर हम इतना 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 बर्डन सीरियसली पढ़ रहे हैं तो 1 दिन का या 2 दिन का ब्रेक भी चाहिए होता है। तो वो एज़ अ ब्रेक काम करेगा हमारे लिए, तो वो मतलब एक रिफ्रेशमेंट ही है। हाँ, तो एक तरह से मतलब अगर आप फेस्टिवल आ रहे हैं तो आपको रिफ्रेशमेंट के लिए आ रहे हाँ। हैं। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको पूरा इन्वॉल्व हो जाके 6-7 दिन खराब कर देने हैं, नहीं। राइट? जैसे कोई भी फेस्टिवल है तो आप मैक्सिमम 1 डे या 2 डे उसको एन्जॉय कर सकते हो, उसके बाद वापस अपने रूटीन पे आ जाइए, उन चीज़ों को कंटिन्यू करिए, राइट? तो अगर कुछ एस्पिरेंट ये सोच रहे हो कि नहीं हो सकता है कि जो सेलेक्टेड पर्सन होते हैं वो बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को एन्जॉय नहीं करते, तो ये गलत है। आपके सामने एग्ज़ाम्पल्स हैं। देखो एन्जॉय करो चीज़ों को, उससे क्या है 2 चीज़ें होती हैं। पहला तो ये कि आपका माइंड रिफ्रेश होता है। दूसरा ये कि बीच में जब पढ़ाई रुकती है, तो वापस से मन भी करता है। यस। एक लगाव रह जाता है उसका कि यार मैं रो डेली के 8 घंटे पढ़ता था, लेकिन पिछले 2 दिन से मैं 1 घंटे भी नहीं पढ़ रहा हूँ। तो वो चीज़ वापस से अपने को फ़ोर्स करती है उस जगह पे जाने के लिए जहाँ मैं 8 घंटे बैठ के पढ़ता था। तो सेलिब्रेट भी करिए पर एक लिमिट के अंदर, ये भी नहीं कि अपन बहुत ज़्यादा टाइम उसके अंदर वेस्ट कर रहे हैं। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आप लोगों की जब एग्ज़ाम आने वाली थी, एग्ज़ाम से 1 महीने पहले सारे सिलेबस को रिवीज़न करने के लिए आप लोगों ने क्या-क्या प्लानिंग बनाई थी? वो मुझे बताइए। मैंने मतलब ऐसे था कि टॉपिक्स मैंने पहले ही रिवाइज़ तो कर लिए थे एक बार। मतलब 2 या 3 बार पहले रिवीज़न हो चुका था, वही मेरी मॉक टेस्ट वाली स्ट्रैटेजी। मतलब एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले आपका पूरा सिलेबस कम से कम 2 या 2 या 3 बार। 3 टाइम्स रिवाइज़ था। यस। ओके। तो 1 मंथ पहले मेरे को बस ऐसे था कि एक बार बस आँखों के आगे से निकालने थे टॉपिक्स, क्योंकि इतना मेरे को याद थी चीज़ें। तो मैंने उसके अंदर बस मैं फुल सिलेबस के टेस्ट जो होते थे वो देती थी। फुल सिलेबस वाला हुँ। 11-12 जिसके अंदर सारा सिलेबस। मतलब मैंने 1 मंथ पहले ऐसे नहीं था कि मैं बैठ के नोट्स को एक बार वापस से रिवाइज़ कर रही हूँ। मैंने मतलब शीट्स बना रखे थे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। मैंने वो उन पे लिखा हुआ था कि ये चीज़ें मैं भूलती हूँ। तो मैं बस लास्ट में वो देखती थी, और मैं दिन के ऐसे भी होता था कई बार कि मैं दिन में 3 मॉक टेस्ट दे के आ रही हूँ। अच्छा, मतलब मॉक टेस्ट की प्रायोरिटी आपने ज़्यादा रखी थी, बजाय उसके कि अपन सिर्फ़ चीज़ों को बैठ के रिवाइज़ ही कर रहे हैं। ओके। आपका क्या हाँ, ये चीज़ सेम ये चीज़ थोड़ी सिमिलर थी। 1 महीने पहले तक सिलेबस हो चुका था काफ़ी बार, क्योंकि हम टेस्ट देते-देते जाते हैं तो वो ऑब्वियसली हमारे माइंड में सेट हो जाती हैं चीज़ें।
फिर कुछ ही फ़िल्टर्ड आउट चीज़ें बचती है जो बिल्कुल ऐसा है कि पढ़ना ही है। मतलब उसको बिना पढ़े आप नहीं कर सकते। ऐसे जो बिल्कुल रटने वाली चीज़ें या फिर जो भी ऐसे है, तो उसके लिए 1 महीने का जो टाइम होता है ना, वो बिल्कुल क्रूशियल होता है। मतलब सबसे ज़्यादा तो उसमें स्ट्रेस होगा, क्योंकि 1 महीने बाद फाइनली आप वो एग्ज़ाम लिखोगे जिसके लिए पूरे 2 साल आपने सब कुछ छोड़ रखा था। तो वो इतना क्रूशियल होता है, तो उसमें खुद को काम रखना सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और सबसे ज़्यादा मतलब मेरी जर्नी में जो इम्पोर्टेंट था वो था कि कम्युनिकेशन। मतलब आपके पूरी जर्नी में आपके लिए ऐसा कोई एक पर्सन होना ही चाहिए जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, जिससे आप अगर बीच में आप डिमोटिवेट हो होते रहे हो हो, या फिर प्रेशर फील कर रहे हो तो उससे बात कर सको। और अपने मन को रिलैक्स कर सको, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें सिर्फ पढ़ना है और पढ़ने के लिए दिमाग बिल्कुल शांत रहना बिल्कुल बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है। सबसे ज़्यादा वही ज़रूरी है, क्योंकि हमें कुछ फिज़िकल नहीं करना है अभी, एटलीस्ट इस 2 साल के लिए। तो तब इम्पोर्टेंट है, तो मतलब वो कोई भी हो सकता है, आपका कोई टीचर हो सकता है, आपके मम्मी-पापा हो सकते हैं, फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स। कोई भी। तो ऐसे था कि मैं उनसे बात, मेरा फिक्स था कि मेरे को डेली उनसे बात करनी है, बिल्कुल जब थक-हार के कि ठीक है अब बात करनी है। इसके अलावा टेस्ट वाला पॉइंट मेरा सिमिलर था कि मैं बहुत सारे टेस्ट देती थी। ऐसे एक दिन में, जैसे इसने कहा, मतलब एक दिन में 3 टेस्ट भी हो जाते थे। 3-4 मॉक टेस्ट हो करने जाते थे, हाँ। तो सबसे मतलब वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि टेस्ट से हमें गलतियाँ पता चलेगी, क्योंकि अब तो हमने जितना पढ़ना था वो हो गया। अब इम्पोर्टेंट है कि जो पढ़ा है उनका पता लगे, क्योंकि वही बात कि हम सारी मिस्टेक्स पहले ही कर लेंगे तो नीट के एग्ज़ाम के लिए कोई मिस्टेक ही नहीं बचेगी। तो इसलिए टेस्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जैसे उस 1 महीने में काम रखना खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो पढ़ा है वो याद तभी रहेगा जब माइंड स्टेबल हो, बिल्कुल। और एग्ज़ाम में तभी मैं उसको इम्प्लीमेंट कर पाऊँगी टू माई 100%। और सिलेबस इतना वास्ट होता है कि सब कुछ रिवाइज़ कर पाना बहुत टिपिकल पॉसिबल भी नहीं हो। तो उसी में ये जो टेस्ट होते हैं वो हेल्प कर रहे होते हैं, क्योंकि टेस्ट के अंदर भी ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि अपन या तो भूल रहे हैं या फिर वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर वो चीज़ भूल भी रहे हैं और वो इम्पोर्टेंट भी है तो वो लास्ट में अपन को दिक्कत देती है। तो इसकी वज़ह से जो टेस्ट होते हैं वो काफ़ी बेनिफिशियरी हो जाते हैं इस चीज़ में, कि वो एक तो देते हैं, कंटेंट देते हैं कि अपन को यही चीज़ें पढ़नी है। सब कुछ पढ़ने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होता है। तो एक तो टाइम सेव कर रहा होता है ये, और दूसरा गलतियाँ तो बता ही रहा होता है। तो जैसा कि डॉक्टर जोशना ने बताया कि अगर 1 मंथ पहले आपको फटीग फ़ील हो, डिमोटिवेशन फ़ील हो, तो आप अपने सराउंडिंग में एक ऐसे इंसान रखिए, जिससे आप वो सारी बातें कर पाएँ जो आपके फ्रस्ट्रेशन को, डिमोटिवेशन को ख़त्म कर दे, राइट? और आपको मोटिवेट रखे, आपको गाइड करता रहे, आपको मोटिवेट रखे। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि देखो 2 साल का सिलेबस आपको 1 महीने पहले रिवाइज़ भी करना है, उसको एनालाइज़ भी करना है, टेस्ट देख के उसमें से गलतियाँ भी ढूँढनी है, राइट? उस टाइम पे अगर आप लोगों को कोई ऐसा मिल जाता है कि आप लोगों को और पॉज़िटिवली रख सके और मोटिवेट रख सके, हाँ, तो उनके साथ ज़रूर आप कॉन्टैक्ट रखिए। यस। तो जैसे कि डॉक्टर ज्योत्सना के साथ था। और तो अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आप लोगों को लगा कि अब मेरा सब कुछ हो चुका है, मेरा सारा सिलेबस कवर हो चुका है, तो 1 डे बिफोर द एग्ज़ाम, कल एग्ज़ाम है, तो आज पहला दिन है, उससे पहले वाला दिन है, तो आज के दिन आप लेकिन मतलब एग्ज़ाम से 1 दिन पहले का दिन कैसा था? टोटली पढ़ाई करी थी या टोटली रिलैक्स हो गए थे? हुँ। मेरा टोटली रिलैक्स तो नहीं था। मेरा ऐसे था कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो थे, पेपर थे प्रीवियस पे वाले, तो मैंने 5-6 साल के निकाल रखे थे। मतलब 10 साल तक के निकाले हुए थे वैसे तो, बट 5-6 का ही टाइम था एक मतलब दिन आपने में। 10 साल तक के पीवाईक्यूज़ हाँ, किए हुए थे। तो वो मैंने पहले से सॉल्व करे हुए थे, तो उसमें मेरे क्वेश्चंस कुछ गलत भी हुए थे। तो मैंने जो गलत क्वेश्चंस थे मेरे सिर्फ वो देखे थे, और लास्ट में एक बार फ़ॉर्मूलाज़ दी थी, तो बस। तो ये और आपका बाकी मैं मोस्टली चिल थी। ये आपका वो दिन 1 दिन पहले वाली बात है, राइट? डॉक्टर ज्योत्सना आप बताइए कि आपका 1 दिन पहले का रूटीन कैसा रहा? यस सर, सो हमारा नीट का एग्ज़ाम 5th मई को था, तो 4th में उसके 1 दिन पहले वाला, तो वो अगेन काम रहना, कंपोज़्ड रहना, अपने माइंड को स्टेबल रखना बहुत इम्पोर्टेंट था। तो अब उस दिन ऐसा तो है नहीं कि आप 1 दिन में पूरा पढ़ पाओगे या फिर कुछ भी, मतलब उस दिन सिर्फ़ आपको स्टेबल रहना है, पर अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे तो भी आपको अंदर फीलिंग आएगी कल एग्ज़ाम है। मतलब वो भी आपसे नहीं होगा कि आप नहीं पढ़ो, उस थॉट को भी नहीं रोक नहीं रोक सकते, और आप सारा पढ़ भी नहीं सकते। तो मतलब उसका ये था कि वही चीज़ कि जो पीवाईक्यूज़ अगर सॉल्व करे हुए हैं तो उसमें जो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं भूल जा रही हूँ, जैसे बायोलॉजी में है कि कुछ भूलने वाली चीज़ है, तो उसको देख लिया। मतलब उस टाइम पे क्या होगा कि आपने पूरे 2 साल का ना एक कंपोज़्ड एक बनाया हुआ होगा एक जगह, एक नोटबुक में, कि ये वो चीज़ें हैं, बस अब इनको तो मैं भूलती ही हूँ। इसके अलावा मेरा सब डन है। तो बस उस नोटबुक को मैंने, मेरी एक नोटबुक ऐसी थी, उस नोटबुक को मैंने रिव्यू किया था 2 बार, लाइक एक बार सुबह और एक बार शाम के टाइम। मैं शाम को मैंने बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दी थी, किताब-विताब, कि अब कुछ भी नहीं करना, अब बिल्कुल रिलैक्स रहना है। मैंने मम्मा-पापा से बात करी, मैं उनके साथ घूमने, ऐसा थोड़ा पार्क में घूमने गई थी। उन्होंने मेरे को पूरा
ढंग से समझाया और फिर मैं जल्दी सो गई थी। प्रॉपर नींद, प्रॉपर स्लीप लेना ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट है। पहले माइंड को पूरा हाँ, मतलब अगर आप सोचो कि आप एग्ज़ाम से पहले 2 बजे तक पढ़ लो, फिर एग्ज़ाम देने चले जाओ सुबह 8 बजे, तो वो कोई सेंस की बात नहीं है। मतलब आपको बिल्कुल स्टेबल अगर रहना है। माइंड 2 साल में याद नहीं कर पाया उस चीज़ को, तो 2 रात में भी घंटे में कुछ याद नहीं कर होता। सकता है। हाँ, तो फिर इसलिए प्रॉपर स्लीप पूरी मैं तो पूरा मतलब 10-12 घंटे सो के फिर एग्ज़ाम दे के आई थी। मतलब वो सबका पर्सनल है, मैंने तो इसलिए इतना था क्योंकि आप जितना जैसे कि आप जितना रहोगे तो फिर आपको ना डर लगेगा, नर्वसनेस होगी कि अगर एग्ज़ाम आप ज़्यादा उस लास्ट मोमेंट के अंदर आप बुकों से अटैच रहोगे, तो आपको सिर्फ़ एंग्ज़ायटी होगी। उतनी ही नर्वसनेस बढ़ाता है। हाँ। मतलब अपने ब्रेन को ये फ़ील कराता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो फ़ील कराता है। क्या मुझे ये भी याद नहीं है, ये भी याद नहीं, ये भी रिवाइज़ कर लो, तो ब्रेन को खुद पे सेल्फ डाउट होने लगता है। और इस टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्फिडेंट रहना हाँ, है। तो मतलब पूरे माइंड को एकदम रिलैक्स रिलैक्स्ड। और फैमिली मेंबर्स का बहुत बड़ा रोल होता है इस चीज़ में, राइट? कि एक फैमिली मेंबर्स अगर सपोर्ट कर दें कि बेटा बहुत पढ़ लिए हो, 2 साल से पढ़ रहे हो, सब कुछ तुम्हें याद है, कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पे और एक होता है कि बेटा रिवाइज़ कर लो, लास्ट टाइम बच रहा है, राइट? तो फैमिली मेंबर्स को भी ये सोचना चाहिए कि 2 साल से वो पढ़ रहे हैं तो उनको याद है, लास्ट टाइम पे उनको रिलैक्स रखिए। तो क्योंकि देखो जितना अपना माइंड रिलैक्स रहेगा उतना ही नेक्स्ट डे पे जब उनको परफॉर्मेंस देनी है, उस टाइम अच्छे से अपना माइंड काम करेगा, राइट? तो एग्ज़ाम से 1 दिन पहले जितना हो सके रिलैक्स रहना है, ओके? अब ये बताइए कि जब पूरी आपकी जो जर्नी थी नीट यूजी की उस टाइम पे आपने सोशल मीडिया का यूज़ किया था कि नहीं? नहीं, नहीं? तो मतलब आपके पास कीपैड फ़ोन था या टच था या फिर फ़ोन ही नहीं था? मतलब मेरे पास फ़ोन नहीं था, फ़ोन नहीं मेरी मम्मी का फ़ोन यूज़ करती थी। सिर्फ़ तो कॉल करने के लिए, राइट? हाँ, कॉल भी मतलब मुझे एज़ सच किसी को करना नहीं होता, मैं मेरी दोस्त को फ़ोन करती थी बस डाउट्स पूछने के लिए। जी, बाकी मेरा फ़ोन का मतलब आधा घंटा चला लिए दिन में, बस इतना होता था। ओके। आपका? ऐसे सोशल मीडिया बिल्कुल ज़ीरो था, मेरे पास कीपैड फ़ोन था। फ़ोन रखना ज़रूरी था क्योंकि कोचिंग आना-जाना होता था, तो मम्मी-पापा को एक था कि कुछ कम्युनिकेशन के लिए हो, तो बस वो उतना ही यूज़ आता था कि कॉल कर दिया कि मैं कोचिंग पहुँच गई या फिर कुछ काम है तो। और बाकी जो भी इसके अलावा फ़ोन का जो भी यूज़ है, तो वो मैं मम्मी के फ़ोन से ही घर पे करती थी। बाकी आपने आईडी वगैरह सब लेट बनाई है, राइट? कुछ कॉलेज में भी ही? हाँ, वो सब कुछ आप पे सिलेक्शन। हाँ, तो देखिए अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया का यूज़ करना ज़रूरी है, वहाँ से हम मोटिवेट होंगे, ज़रूरी है कि सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों को देख पाना। कई बार ऐसा भी होता है कि हम जाते फ़ोन पे हैं कुछ अच्छी चीज़ देखने, थोड़ी देर देखी और दूसरी ची बाद में दूसरी चीज़ों पे डाइवर्ट हो जाते हैं। उसमें भी यूट्यूब इज़ इनफ, वो बाकी इंस्टा वगैरह पे जाने की ज़रूरत हाँ, यूट्यूब इज़ इनफ। जैसा कि आप मोटिवेशन देख सकते हैं, उन लोगों के इंटरव्यूज़ देख सकते हैं जो ऑलरेडी इस फ़ील्ड में सक्सेस हैं, पॉडकास्ट देख सकते हैं, क्योंकि ये तो आपको वहीं मिलेंगे, राइट? अब तो ये पॉडकास्ट वगैरह से ये भी होता है कि दूसरों की गलती से सीखते हैं। हाँ, ये सबसे प्लस पॉइंट होता है इस चीज़ का, क्योंकि देखो जब आप लोग तैयारी कर रहे थे तो आप लोगों ने भी वो चीज़ें देखी होंगी कि अगले बंदे ने किस तरह से अपना ड्रीम अचीव किया है, यस। राइट? तो एक तो ये होता है कि खुद गलती करके सीखना, एक होता है किसी दूसरे गलती से सीख जाए तो टाइम बहुत कम ज़्यादा लगता है। असरदार है। स्मार्ट वर्क इज़ ऑलवेज़ बेटर। तो मेरा एम भी यही है कि मैं जो भी नीट एस्पिरेंट हैं, अभी जो तैयारी कर रहे हैं उनको एक तो आप लोगों की गाइडेंस के अंदर रख सकूँ, आप लोगों की मोटिवेशन के अंदर रख सकूँ और दूसरा अगर बाय द वे आप लोगों ने कोई मिस्टेक करी हो, तो वो भी उनको पहले ही पता लग जाए। तो इसी बात पे बता दीजिए कि ऐसी कौन-कौन सी मिस्टेक्स हैं, जो बाय द वे आपने कर ली हों, जैसे कुछ रिवीजन नहीं किया हो या कोई मॉक टेस्ट नहीं दिए हुए, तो वो अभी एस्पिरेंट से तैयारी कर रहे हो, वो ना करें। क्लासेस मिस नहीं करनी है। मेरे को एक बार चिकन पॉक्स हो गया था तो उसकी वज़ह से मेरी 1 हफ़्ते की क्लास मिस हुई थी। बट पूरी नीट जर्नी में मेरे बस वो 1 हफ़्ते की ही क्लास मिस थी, बाकी मैं रेगुलर जाती थी। हाँ, तो वो तो एक कोइंसिडेंस एक मजबूरी हो गई आप मजबूरी थी बट वो जो 1 वीक था उसका कांसेप्ट जो थे वो मेरे को बाद में भी लास्ट में बहुत दिक्कत दी थी उन्होंने। क्योंकि वो ऐसे होता है कि मतलब एक तो बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर किया जाता है पर डे कोचिंग्स के अंदर। अगर आप 7 डे नहीं जा रहे, मीन्स 2-3 चैप्टर आपके निकल उस सकते हैं। टाइम पे केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग वगैरह जैसे चैप्टर जो काफ़ी टिपिकल चैप्टर्स हैं मेरे अकॉर्डिंग तो वो हो चुके थे तो वो मुझे समझ में बहुत टाइम लगा। तो मैं एकदम एंड में जैसे नीट से 1 हफ्ते पहले तो मुझे समझ आ रहा अच्छा ये ऐसे होता है। तो वो काफ़ी दिक्कत देता है तो क्लासेस तो रेगुलर जाना चाहिए और क्लासेस में यूँ भी नहीं कि बस वहाँ बैठ के सो रहे हैं। राइट? आधा काम तो क्लास में फ़ोकस होने से ही कवर अप हो जाता है क्योंकि बस जाके बस एक बार ऊपर-ऊपर से देखना होता है फिर और उसके बाद क्वेश्चंस पे जा सकते अगर टीचर अपन को उस टाइम पे पढ़ा रहा है किसी कंसेप्ट को, तो अगर अपन ने फ़ोकस्ड होके वहाँ पे पढ़ लिया, तो घर पे आके सिर्फ क्वेश्चंस लगाने हैं, राइट? पूरा से वापस से चीज़ों को समझना दस पढ़ने से अच्छा है कि लास्ट में अपन क्वेश्चन लगाएँ, क्योंकि कंसेप्ट अपन ने वहीं समझ लिया, तो एक तो टाइम बच गया, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि यार वहाँ पढ़ा और यार क्वेश्चन लग गए मेरे। और बहुत बार टीचर जो होता है वो एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा होता है जो कि कांसेप्ट रिलेट करने में काम आ रहा होता है कि ये वाले चैप्टर को अपन यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ये वाला चैप्टर कम आ रहा है और दूसरे चैप्टर से वो रिलेटेड है तो उनको मतलब रिलेट करके भी पढ़ सकते हैं तो वो काफ़ी ईज़ी हो जाती हैं चीज़ें।
राइट, मतलब क्लास स्किप नहीं करनी। ज्योत्सना आप बताइए? यस सर। सर मैंने जो मतलब सबसे बड़ी मिस्टेक मुझे लगता है की थी वो थी कि 11th क्लास में जो टेस्ट होते थे मैं उनका एनालिसिस इतना प्रॉपर नहीं करती थी। जैसे हुआ ये कि टेस्ट हुआ और बस मैं दे के आ गई घर पे और जो मतलब मेरे गलत मैं उस वक़्त बिल्कुल पेपर को ऐसे साइड में रख दिया। फिर जब रिज़ल्ट आया तो तब देखा तो जो गलत-गलत है बस उनको देख लिया कि वो क्यों गलत हुए। और उसमें भी मैं कंसेप्चुअल इतना नहीं सोचती थी। जैसे अगर फिज़िक्स का कोई क्वेश्चन मेरा गलत हुआ तो उसका सॉल्यूशन मैंने देखा आंसर की में या फिर कहीं भी मैंने सॉल्यूशन देखा मुझे वो समझ आ गया तो फिर आई वाज़ लाइक कि ठीक है हो गया। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी क्योंकि वो बाद में जाके खुद ही रियलाइज़ हो जाता है कि हमें ना वो क्वेश्चन नहीं सही करना, हमें वो कांसेप्ट सही और करना क्वेश्चन सही क्यों हो रहा है, उसके पीछे का कंसेप्ट कांसेप्ट पता लगाना है। हाँ, अगर एग्ज़ैक्ट वो अपन को आ रहा है तब तो ठीक है, यस बाय द वे गैस से या फिर ऐसे ही सही हो गया है, तो वो तो अपन को गलत है, क्योंकि इन फ्यूचर वो मिस्टेक आएगी। आएगी, वो रिपीट हो ही जाती है खुद ब खुद। तो मतलब जैसे मैंने फिर सारे 11th के मॉक टेस्ट टेस्ट 1 से और लास्ट टेस्ट तक पूरे उठाए थे और 12th में फिर मुझे उनको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ा था पूरा एनालिसिस करने के लिए। वो बहुत हेल्पफुल था, एनालिसिस करना हमेशा हेल्पफुल होता है। बट मेरी ये एडवाइस है कि अगर मैं ये चीज़ कर चुकी हूँ तो मतलब इसको कोई रिपीट ना करे। रिपीट ना करें, वो राइट। पहले ही उस चीज़ को कर ले जिससे उसके लिए वो बेनिफिशियल होगा आगे। और कुछ हाँ बच्चे जी। ये भी करते हैं कि जैसे डाउट पूछ के आ गए तो टीचर ने एक बार समझा दिया तो आप पे ऐसे हो जाता है हाँ मुझे समझ आ गया। फिर वो बच्चे उसको वापस से सॉल्व नहीं करते हैं। तो माइंड में तो है कि अपन को समझ आ गया है बट अपन उसको अप्लाई नहीं कर पाएँगे जब खुद से करने की कोशिश करेंगे। तो ये है कि अगर डाउट्स पूछ भी रहे हैं तो यूँ नहीं कि हाँ ठीक है मुझे समझ आ गया वापस आगे सॉल्व करने की क्या ही ज़रूरत है। उसको वापस खुद से सॉल्व करना होता है ताकि अपने माइंड जो है उसको रिकॉल कर सके। तो हमें तो ये कुछ ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है, उस कंसेप्ट को यूज़ करके कोई ना कोई क्वेश्चन लगाना है ताकि वो एकदम परमानेंट अपने माइंड में। उस यस। कॉन्सेप्ट से और क्वेश्चन भी नहीं लगा पा रहे तो कम से कम जो डाउट पूछा है उसी क्वेश्चंस को वापस कर लो। तो मॉक टेस्ट का एनालाइज़ करना ज़रूरी है, ठीक है? तो अब अपन नेक्स्ट चलते हैं कि जब आपकी एग्ज़ाम्स हो गई और आपने जो लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम दे ली, एग्ज़ाम के बाद जब आपका रिज़ल्ट आया, वो वाला दिन कैसा था उसके बारे में बताइए? मतलब रिजल्ट से पहले आंसर की तो जिस दिन एग्जाम दे के आता हूँ उसी दिन मतलब कोचिंग वगैरह से मिल जाती हैं कि अच्छा इसका आंसर ये होगा। तो एस्टिमेटेड स्कोर पता लग जाता है तो वो स्कोर देख के ऐसे हो गया था यार फाइनली जो जिसके लिए मेहनत करी थी वो रंग लाई है। और उसके अंदर जो पेरेंट्स का फेस होता है लाइक उसी के लिए ही मेहनत करी है ऐसा लगता है उनको उस लगता टाइम। है कि हाँ, बहुत अच्छे क्वेश्चंस स्कोर किया है, राइट? ज़्यादा क्वेश्चन सही हो गए। आपका कैसा वो से था? वही जो उसने पेरेंट्स के एक्सप्रेशन वाली चीज़ बोली मतलब वो गूज़बम्प्स एक्चुअली दे देती है क्योंकि उनके फेस पे जो खुशी होती है ना वो ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ की बिगेस्ट सक्सेस है हमसे ज़्यादा क्योंकि उनके एफर्ट्स पूरे 2 साल बहुत मैटर करता है मतलब फैमिली सपोर्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर उसके जब हम कैलकुलेट करते हैं उस दिन हमने रात को कैलकुलेट किया फिर स्कोर जब इतना बन जाता है तो तब उनके फेस की जो खुशी होती है कंटेंशन होता है तो वो देख के बहुत अच्छा लगता है मतलब उस खुशी को देखने के लिए मतलब सब लोगों को अच्छी तरह पढ़ाई कर लेनी चाहिए पहले ही, क्योंकि बाद में मतलब इट्स वर्थ इट बिल्कुल। टोटली। तो वो मोमेंट आपके लिए पूरी लाइफ बहुत टाइम मेमोरी रहेगा, राइट? यस बिल्कुल। और एक तो वो मोमेंट था जब आप लोगों ने ये आंसर की मिलाई और रिज़ल्ट आया उस दिन। यस और रिजल्ट का भी बस ऐसे हमारे टाइम में थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गए थे रैंक वगैरह की वजह से। बट वो भी काफ़ी स्पेशल होता है कि अब इस मतलब कॉलेज का आइडिया लग जाता है कि ये वाला कॉलेज मुझे मिल जाएगा। अगर वो ड्रीम कॉलेज है तो काफ़ी खुशी होती है आपका उस ड्रीम कॉलेज क्या था? मेरा ड्रीम कॉलेज एसएमएस में एसएमएस था और आज आप उसमें हैं। तो देखो, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप एक तो खुद अपना सपना पूरा कर रहे हो, एक अपने पेरेंट्स का, अपने फैमिली मेंबर्स का भी कर रहे हो। यस वो भले आपके लिए बढ़ नहीं सकते, लेकिन हर जगह आपके साथ खड़े हैं, फाइनेंशियली आपके साथ खड़े हैं, आपको मोटिवेट करने के लिए आपके साथ हैं, गाइडेंस करने के लिए आप साथ दें। तो कभी आपको ऐसा लगे, डिमोटिवेट हो भी जाओ, तो एक बार अपने पेरेंट्स को देख लो, वहाँ से ऑटोमेटिक मोटिवेशन आ जाता है। और यूजुअली ऐसा होता है कि बच्चे के साथ-साथ पेरेंट्स भी काफ़ी प्रिपरेशन फेज़ होते ही है मतलब सर हमारा जितना एग्जाम है ना मुझे तो लगता है कि हमसे ज़्यादा उनका है। जैसे मेरी मम्मी मेरे को लेके आना, छोड़ के आना, एग्ज़ाम कैसा गया वो बारे में पूछना। मैंने एग्ज़ाम से पहले जो भी चीज़ें रखनी थी वो कर लिया। पेपर का मैंने एनालिसिस करा है या नहीं वो भी मेरी मम्मी पूछती थी मुझसे ये करा कि नहीं करा? क्योंकि कई बार ऐसा होता है यार मन नहीं है, मेरा पेपर बहुत बुरा गया है। तो जब पेपर गंदा जाता है तब मन नहीं करता एनालिसिस करने का। तो उसमें भी पेरेंट्स का रोल आ जाता है कि वो तुम्हें सपोर्ट करते हैं, कि वो तुम्हें कंसोल करते हैं, कोई बात नहीं है अभी तुमने पढ़ा तो है एटलीस्ट, स्कोर कम आया कोई बात नहीं। तो वो जो तुमने पढ़ा है वो आगे तुम्हारे काम ही आएगा। तो उस हिसाब से पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट रहता है क्योंकि तुम तो पूरा पढ़ाई में बिज़ी रहते हो, बाकी तुम्हारा खाना-पीना, किस हिसाब से जा क्या कुछ भी करना है वो सब वही देख पर उनके हमेशा ये रहता है कि हमारे बच्चे का सिलेक्शन हाँ, होगा कि ये होगा, राइट? उसके लिए वो इतना सारा स्ट्रगल करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी जर्नी होती है। देखो, आप लोगों ने पूरे 2 साल की मेहनत से आपका इतना अच्छा ड्रीम अचीव किया, पेरेंट्स को भी खुश किया और आज आप
दोनों अपने एक बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज के अंदर हो। एसएमएस मेडिकल कॉलेज जो कि राजस्थान का टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज है, लाखों स्टूडेंट्स का सपना होता है इस मेडिकल कॉलेज में आने का, राइट? ये बताइए डॉक्टर तमन्ना कि तीनों सब्जेक्ट्स में से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से आपकी फेवरेट सब्जेक्ट कौन सी थी? मेरा फेवरेट तो मतलब फिजिक्स मेन था, क्योंकि उस फेवरेट दिमाग लग रहा होता। लोगों का तो बायोलॉजी होता है जो वो मुझे बायो जो था उसमें रटने वाला पार्ट नहीं पसंद था, क्योंकि मेरे को याद रखने में थोड़ा ऐसे होता है कि यार भी याद कर। अच्छा, मतलब आपका ब्रेन कंसेप्चुअल चीज़ों को जल्दी पकड़ता है। फिजिक्स इन्वॉल्विंग सॉल्व करने वाली चीज़। तो आपकी फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स थी, जो कि बहुत लोगों का हार्ड सब्जेक्ट हो। और सबका फियर होता है। हाँ, और आपकी? सर मुझे ऐसे स्पेसिफिक चले तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है वो सबसे ज़्यादा पसंद थी। वो भी बहुत मतलब सारे लोगों का डर है। वो मेरी फेवरेट होती थी क्योंकि वो मतलब वो एक्चुअली बहुत अच्छी वो थी। मेरी लाइफ तक आते-आते फेवरेट बनी थी, बट शुरुआत में तो नहीं थी। मेरे को स्टार्टिंग से लिटरली। मतलब वो फेवरेट थी। मतलब मेरे को अगर कुछ नहीं पढ़ने का मन तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो कर ही लूँगी ऐसा। बाकी फिर वही कि मुझे बायो वाला पार्ट थोड़ा परेशान करता था मॉक टेस्ट में, क्योंकि उसमें ना बहुत सारी चीज़ें होती है तो मेमोराइज़ करने के लिए। हाँ, उसमें सिर्फ में शब्द ज़्यादा होते हैं, वर्ड्स ज़्यादा होते हैं जो सिर्फ मेमोराइज़ करने हैं। जैसे एनिमल किंगडम। हाँ, जैसे आयरन किंग तो सॉल्विंग वाला पार्ट ज़्यादा पसंद। केमिस्ट्री आपकी फेवरेट रही है, राइट? ओके। और सबसे टफ क्या लगता था आपको? बायोलॉजी? मेरे को बायोलॉजी में भी बॉटनी सबसे टिपिकल लगती थी। बायोलॉजी के अंदर भी बॉटनी? हाँ, उसमें क्यों टफ लगता था बॉटनी? क्योंकि बॉटनी के अंदर कुछ टॉपिक्स थे वो तो रिवीजन में बेटर थे, कि मतलब उनमें कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, जैसे थोड़ा वो रेस्पिरेशन वाले चैप्टर्स कुछ हैं उसमें वो सही हैं। बट कई टॉपिक्स जैसे कि उनके बारे में उनका याद रखना कई चीज़ें तो वो जो सिर्फ मेमोराइज़ बेस पे हैं, राइट? वो दिक्कत खड़ी एक एनिमल किंगडम तो मेरा एकदम ऐसे मतलब उन टक्कर होती है ना, वैसे चलता था मेरा उसके साथ। सबसे बड़ा मुझे पसंद ही नहीं है वो चैप्टर। आपका ऐसा कौन-सा सब्जेक्ट था जो पसंद ही नहीं था? सर ऐसे मतलब था कि मेरे को ना सब्जेक्ट से नहीं होता था, मेरे को हमेशा किसी टॉपिक से होता था। जैसे फिजिक्स में 11th में फ्लूइड मैकेनिज्म जो आता है मैकेनिज़्म वो मेरे को बहुत ही मतलब जैसे इसको टक्कर उससे थी मेरे को उससे। मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद होता था और मैं उसको कितना भी सॉल्व कर लूँ, मुझे क्वेश्चन एट द लास्ट सारे बन जाते थे उसके, ऐसी बात नहीं है। पर वो होता है सर कि वो पसंद ही नहीं था क्योंकि वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। बाकी बायो में बॉटनी में कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होती थी, वही सेम चीज़ की जिसको सिर्फ मेमोराइज़ करना है, क्योंकि ज़ूलॉजी में तो हम फिर भी रिलेट कर लेते हैं खुद की बॉडी से या फिर जो भी हम देख रहे हैं। बॉटनी हम क्योंकि इतना प्लांट्स और ये सब वो दूसरा किंगडम हो जाता एग्ज़ैक्टली तो फिर उसमें थोड़ा-सा दिक्कत आती थी। अब जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में मोल, क्योंकि उसपे सर। हज़ारों क्वेश्चन। सर मुझे ऑनेस्टली मोल अच्छा लगता था क्योंकि हमारे जो सर थे जिनने मोल पढ़ाया था वो उनका फ़ेवरेट टॉपिक था। तो उन्होंने हमको इतना अच्छी तरह वो पढ़ाया था तो मेरा वो स्किप हो गया था, क्लासेस स्किप हो गई थी। मुझे मोल पर्सनली वो पसंद था। आपकी क्लास वाली गलती ना कि मोल की नहीं कि वो गलती। ओके। तो अब जैसे तीनों सब्जेक्ट्स में आपने बता दिया कौन-सी फेवरेट्स थी और कौन-सी वो थी। और ये बताइए कि तीनों सब्जेक्ट्स में से आपके सबसे ज़्यादा हाई स्कोर किस में आए एट द फाइनल? एट द फाइन में मेरा बायो में हाईएस्ट था। बायो में, आपका? मेरा केमिस्ट्री में 180 केमिस्ट्री में। तो आपकी सबसे ज़्यादा जो जिससे नहीं बनती फेवरेट थी। सब्जेक्ट नहीं थी उसने ही आपको वो किया है, राइट? तो डॉक्टर तमन्ना, अब ये बताइए कि जब अपन एग्ज़ाम हॉल के अंदर होते हैं, सीट पे होते हैं, पेपर अपने सामने होता है, वहाँ पे आपने क्या स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करी थी पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए? कौन-सी सब्जेक्ट्स को पहले उठाया था या फिर कौन-से क्वेश्चंस को पहले उठाया था? उसके बारे में बताइए। ये जैसे क्योंकि 2 साल का टाइम होता है, तो उसमें सब में ऐसे होता है कि सब चीज़ें ट्राई करो और लास्ट में जो बेस्ट होता है वो चीज़ करो। तो मैंने शुरुआत में बहुत एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी कि मैं पहले कभी फिज़िक्स उठा रही हूँ, कभी मैं बायो उठा रही हूँ, कभी मैं बायो में भी बॉटनी उठा रही हूँ, कभी-कभी वो ज़ूलॉजी। टेस्ट के अंदर? हाँ, तो मतलब मेरा शुरुआत में कुछ फिक्स नहीं था। मैं शुरुआत में सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि कौन-सा मेथड मुझे सबसे बेस्ट सूट करेगा। तो लास्ट में आते-आते मेरा यही हुआ था कि बायो जो होती थी वो मैं फट से कर लेती थी। तो उसमें मुझे टाइम नहीं लगता था, मैं मैक्सिमम आधे घंटे के अंदर बायो जो थी वो एक बार तो कर लेती थी मैं। फिर उसके बाद में मैं केमिस्ट्री पे जाती थी और फिज़िक्स जो था वो मेरे को ऐसा था कि मेरे को आराम-आराम से करनी है। मेरे को उसमें ऐसे नहीं चाहिए कि मेरी कैलकुलेशन की वज़ह से क्वेश्चन्स गलत हों, मैं नहीं चाहती थी ये चीज़। तो मेरे को टाइम देना होता था फिज़िक्स को कि मैं आराम से बस वो कर लूँगी और मेरे को उसमें मज़ा भी आता था। तो उसकी वज़ह से मैं उसको लास्ट में रखती थी और केमिस्ट्री जो था वो कभी ज़्यादा टाइम भी ले जाता था, टॉपिक्स के ऊपर डिपेंड करता है वो। और बाकी ये रहता था मेरा में। तो जो नीट-यूजी एस्पिरेंट उनको आप क्या बताना चाहोगे कि अगर मान के चलो उनका फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी है, तो उनको सीक्वेंस क्या रखनी चाहिए? सीक्वेंस का यही है, पहले मतलब तो जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा आ रही है पहले आप उसको कर लीजिए, राइट? आपके अकॉर्डिंग यही है या कि फिर जो ऐसे है कि जो सबसे कम टाइम कंज्यूम करे, वो चीज़ पहले कर लो ताकि लास्ट में। टाइम बच जाए हर चीज़ों के लिए। क्योंकि कई बार अगर कोई चीज़ आती भी है बट टाइम ही नहीं बचा है, तो फिर वो ऐसे गिल्ट रह जाता है दिमाग में, यार टाइम रहता तो मैं कर लेता। अच्छा, मतलब ये एक अच्छी चीज़ है कि आपने ये बताया कि जो चीज़ आ रही है उसको पहले करके फिनिश करो।
ये मत छोड़ो कि यार ये तो आज इसको बाद में कर लेंगे, राइट? तो क्योंकि उस टाइम कम होने के चक्कर में कई बार क्वेश्चन रह जाता है। आपका क्या रहा? सर मैंने हाँ सर, मैंने ऐसे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए थे, क्योंकि मुझे मेरे स्कोर को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देनी होती थी, और एक्सपेरिमेंट करने से स्कोर बिगड़ जाए वो मैं नहीं कर सकती थी। तो मतलब ऐसा था कि मैं बहुत ही इन जनरल कोई भी एवरेज स्टूडेंट जो करेगा, मैं पहले बायो अटेम्प्ट करती थी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। अब इसमें कभी कभार ऐसा होता है कि ना बायो टफ आ गई, तो फिर अब वहाँ पे आप अपना सारा ऐसे होप लूज कर दो कि अब मुझसे नहीं होगा, फिर पेपर बिगड़ गया ऐसे। पर वो चीज़ वो होती है कि आप पेपर को कैसे मैनेज कर रहे हो, क्योंकि वो 3 घंटे आपकी जो आपने 3 हफ्ता प्रिपेयर किया है, फिर आपने जो 2 साल प्रिपेयर किया, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो उस 3 घंटे को अच्छी तरह से करना, मतलब ऐसे कि जैसे मैं ऐसे करती थी, जैसे मैंने बायो की, अब अगर बायो मुझसे उतनी अच्छी नहीं हुई, मुझे जितनी हर बार होनी चाहिए, तो फिर मतलब 2 मिनट का ब्रेक लिया, पानी पिया, थोड़ा-सा ऐसे डीप ब्रेथ ली, उसके बाद फिर से रिजुवेनेट करी एनर्जी, और फिर केमिस्ट्री अटेम्प्ट की। तो अब फिर ऐसा होगा कि ऑब्वियसली अगर एक सेक्शन अच्छा नहीं हुआ, तो दूसरा अच्छा होगा, क्योंकि पेपर पूरा टफ नहीं होता, बैलेंस्ड होता है। तो फिर जब आपका दूसरा सेक्शन अच्छा हो गया, तो ऑटोमैटिकली फिर आपका तीसरा सेक्शन अच्छा हो जाएगा। तो मतलब आपको पेपर को बैलेंस करना आना चाहिए, ऐसी नहीं कि एक चीज़ अगर बिल्कुल डाउनफॉल में चली गई, तो उससे पूरा पेपर खराब हो। मतलब अगर तो कोई स्टूडेंट्स ऐसा फ़ील करता है कि उसने कोई एक सब्जेक्ट चुनी कि मैं फिज़िक्स पहले करता हूँ, और बाय द वे ऐसा हो गया कि फिज़िक्स के ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ रख दिए एग्जामिनर ने उस टाइम पे, तो उसका मतलब ये नहीं कि पूरा पेपर ही टफ है, राइट? कई बार सिर्फ़ पोर्शंस रखे जाते हैं, और कई बार सिर्फ़ सब्जेक्ट्स के अंदर भी क्वेश्चंस ही रखे जाते हैं। पूरी फिज़िक्स भी टफ नहीं होगी, शुरू के क्वेश्चंस कुछ हो सकते हैं। तो मतलब ये आपके कहने का कि जब आप स्टार्ट करो, तो उस टाइम जो इनिशियली जो आपके क्वेश्चंस हैं, अगर आपसे नहीं बन रहे, तो आपको होपलेस नहीं होना है। उससे 10 क्वेश्चनों से ये आइडिया नहीं लगाना कि पूरा पेपर इस लेवल का है, राइट? उन 10 क्वेश्चनों से ये पूरा प्रूफ नहीं देता कि पेपर इस तरह का रहेगा। तो आप थोड़ा-सा होप रखिए, आगे बढ़िए क्वेश्चनों को, आपको मीडियम क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ईज़ी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, राइट? क्योंकि ओके। एटलीस्ट जो आता है कम से कम वो तो करके आए यहाँ पे। क्योंकि सर अगर स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन भी नहीं आ रहे, तो भी ठीक है, मतलब आप उनको छोड़ दो, गलत भी हो रहे हैं, तो भी आपका 670-80 स्कोर है। तो आप उतना अचीव करो, वो इम्पोर्टेंट है, ना कि वो 50 नंबर के पीछे 680 आप छोड़ दो, 670 आप छोड़ दो, तो वही। मतलब मेनली आपको वो देखना है कि मुझे पहले क्या आ रहा है उसको ख़त्म करूँ। वही। उसके बाद में जो नहीं आ रहा उसको अपन बाद में देख सकते हैं, राइट? ओके। ये था हमारा आज का पॉडकास्ट डॉक्टर तमन्ना और डॉक्टर ज्योत्सना के साथ में। तो आज के पॉडकास्ट में आपको इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली होंगी। क्या मिस्टेक्स इन्होंने करी थी वो आपको रिपीट नहीं करनी है, वो भी आपको देखने को मिला होगा। और पूरा आपका जो जर्नी है वो किस तरह से आपको कंसिस्टेंट रखनी है, वो भी इन्होंने बताया। तो डॉक्टर ज्योत्सना, आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं? हाँ सर, बस मैंने थोड़ा-सा कुछ नीट एस्पिरेंट्स के लिए ही लिखा था। ओके, तो बिल्कुल सही। यस सर। हौसला रख, डर मत, ज़रूर होगा सपना सच। हौसला रख, डर मत, ज़रूर होगा सपना सच। अब चल ही दिए हैं अगर इस राह पे, तो क्यों डगमगाने हैं कदम। हौसला रख, डर मत, ज़रूर होगा सपना सच। अब चुन ही ली है राह ये, तो निडर होके चलेंगे इस पे, पूरा करेंगे सपने को बेशक। हौसला रख, डर मत, ज़रूर होगा सपना सच, ज़रूर होगा सपना सच। वाह! बहुत अच्छा था। बहुत अच्छी शायरी आपने लिखी है, और ये उन लोगों के लिए एक तरह से शायरी नहीं, उन लोगों की लाइफ़ है ये। यस सर, मतलब उनके लिए ये मैसेज है कि हाँ, कि अगर हम बिना डरे कॉन्फिडेंट होके करेंगे, तो हर चीज़ हम कर सकते हैं। तो बिल्कुल, कॉन्फिडेंस इज़ द की। कॉन्फिडेंस जैसा हौसला इन लोगों ने रखा था, वैसा आप भी रखिए। और जैसे आज ये अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर है, कल आप भी अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर होंगे। बिलीव योरसेल्फ एंड कीप मोटिवेटेड योरसेल्फ। सो थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। थैंक यू सर।